बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मास स्पेक्ट्रोमीट्री। तो सबसे पहले हम उसके कंटेंट्स देख लेते हैं जो हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ मास स्पेक्ट्रोमीटर, या इसके साथ एक और लफ्ज़ यूज़ होता है मास स्पेक्ट्रोमीट्री, एक ही टर्म है। सेकंड नंबर पे हम उसकी डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब होता है वर्किंग पार्ट्स, यानी उसके वो हिस्से जो मास स्पेक्ट्रोमीटर में हिस्सा लेते हैं और उनका क्या काम होता है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो साथ आप इंस्ट्रूमेंटेशन में ये भी हेडिंग दे सकते हैं वर्किंग पार्ट्स। तो थर्ड नंबर पे जो हमने डिस्कस करना है वो है स्टिक डायग्राम। स्टिक डायग्राम क्या होती है ये भी हम देखेंगे। ये बेसिकली ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन होती है जो मास स्पेक्ट्रोमीटर में हमें एट द एंड जो ऑब्टेन्ड होती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ M+1 पीक, इसको भी हमने डिस्कस करना है। एंड वी विल डिस्कस टाइप्स, इसकी फिर दो टाइप्स होती हैं, एस्टर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर, डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और एट द एंड हम इसकी प्रिंसिपल इसका डिस्कस करेंगे, ये किस तरह काम करता है, और बिल्कुल एंड में हम इसके यूजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट इज़ मास स्पेक्ट्रोमीटर। अच्छा जी, मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? मास स्पेक्ट्रोमीटर बेसिकली एक टेक्निक का नाम है। इट इज़ अ टेक्निक which is used to determine the average atomic masses, of the isotopes of an element। मास स्पेक्ट्रोमीटर या मास स्पेक्ट्रोमीट्री बेसिकली आपके पास एक टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम आइसोटोप्स के, किसके? आइसोटोप्स के क्या हम फाइंड आउट करेंगे? एटॉमिक मैसेज। क्या हम फाइंड आउट करेंगे? एटॉमिक मैसेज। ठीक हो गया। ये दो चीज़ें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे, आइसोटोप्स और साथ उसके हम क्या डिस्कस करेंगे? एटॉमिक मैसेज। तो इस टेक्निक को हम क्या नाम देंगे? मास स्पेक्ट्रोमीटर। और इसके लिए जो डिवाइस हम यूज़ करेंगे उसको आप कहेंगे मास स्पेक्ट्रोमीट्री। तो दोबारा सुन लें, मास स्पेक्ट्रोमीटर इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज टू डिटरमिन द एवरेज एटॉमिक मासेज ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। इसके अलावा अगर आपने ये देखना है कि एवरेज एटॉमिक मैसेज या आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो मैं नीचे वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उसको आप फिर सर्च कर लीजिएगा। तो उसके बाद हम इसकी देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन कि ये कौन कौन से हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। तो सब इंस्ट्रूमेंटेशन में हम देखेंगे इसका आयोनाइजेशन चैम्बर, ये फिर हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पे हम इसमें देखेंगे आयोनाइजेशन चैम्बर के बाद, उसके बाद हम देखेंगे डिफ्लेक्शन, और थर्ड नंबर पे हम इसमें डिस्कस करेंगे डिटेक्शन। ये तीन इसके मेजर पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? आयोनाइजेशन चैम्बर, डिफ्लेक्शन, डिटेक्शन। ये क्या चीज़ें होती हैं, ये किस तरह वर्क करते हैं, ये सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन चैम्बर से पहले मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देना चाहूँ तो लेट्स सपोज ये हमारे पास दो बॉल्स हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास हैं टू बॉल्स, ये हमारे पास आगे मूव कर रही हैं। ये दो बॉल्स हमने लिए हैं और ये आगे स्ट्रेट मूव कर रही हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमने इनका रास्ता तब्दील करना है। किस तरह रास्ता तब्दील करना है कि हमने इसको आगे कर्व्ड पाथ में मूव करवाना है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। तो होगा क्या? इस फोर्स के नतीजे में जो बॉल वेट में लाइट होगी, लाइट वेट बॉल, कौन सी बॉल? लाइट वेट बॉल, वो ज़्यादा रास्ते में ना डिफ्लेक्शन शो करेगी, मतलब वो कर्व्ड पाथ में ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगी। ये जो कर्व्ड पाथ आ रहा है। इसके अलावा आपके पास जो हैवी वेट बॉल है, कौन सी बॉल है? हैवी वेट बॉल। तो ये जो डिफ्लेक्शन आपके पास शो करेगी ना, ये जो डिफ्लेक्शन होगी ये क्या होगी? आपके पास लेस होगी ड्यू टू
वेट। तो जितना वो बॉल लाइट वेट होगी उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगी, और जितना वो बॉल हैवी वेट होगी उतना वो लेस डिफ्लेक्शन शो करेगी। यही प्रिंसिपल हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर में क्या करने यूज़ करने करना क्या है, इधर हमने बॉल्स ली थी, उधर हम कोई सैंपल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? सैंपल ले लेंगे। सैंपल लेने के बाद हम उसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में उस सैंपल में जो हैवी आइसोटोप होगा, इधर मैंने लफ्ज़ हैवी आइसोटोप यूज़ किया, इधर मैंने लफ्ज़ क्या यूज़ किया? हैवी वेट बॉल। तो वो जो डिफ्लेक्शन शो करेगा वो कौन सी डिफ्लेक्शन शो करेगा? लेस डिफ्लेक्शन। इसके अलावा आपके पास जो लाइट वेटेड आइसोटोप होंगे, या दूसरे लफ्ज़ में हम इधर लिख सकते हैं लाइट आइसोटोप, तो उनकी जो डिफ्लेक्शन होगी वो क्या होगी? तो इस असूल के तहत उनकी डिफ्लेक्शन क्या होगी? लार्ज होगी। तो ये बेसिकली मेन प्रिंसिपल है जो हमने इधर अप्लाई करने मास स्पेक्ट्रोमीट्री के अंदर। दोबारा सुन लें, मैं सबसे पहले हमने दो बॉल्स ले ली, वो बॉल कहाँ मूव कर रही थी? स्ट्रेट मूव कर रही थी। कैसे मूव कर रही थी? स्ट्रेट। वो बॉल स्ट्रेट मूव कर रही थी। अब हम उन बॉल्स को क्या करना चाह रहे थे? आगे कर्व्ड पाथ में मूव करवाना चाह रहे थे। तो उसके लिए हमने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की। क्या अप्लाई की? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के नतीजे में क्या होगा? जो लाइट वेट बॉल होगी उसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, और जो आपके पास हैवी वेट बॉल होगी उसकी डिफ्लेक्शन क्या होगी? कम होगी। यही असूल आपने मास स्पेक्ट्रोमीटर में भी अप्लाई करने। किस तरह? अब बॉल्स की बजाय आप ले लोगे सैंपल, उस सैंपल में बॉल्स नहीं होंगी, उस सैंपल में क्या होंगे? आपके पास आइसोटोप्स होंगे। तो उसके ऊपर जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे, वो कौन सी फोर्स अप्लाई करनी है वो सारा कुछ आगे हम डिस्कस करते हैं। तो उसके नतीजे में जो हैवी आइसोटोप होंगे वो लेस डिफ्लेक्शन शो करेंगे, और जो आपके पास लाइट आइसोटोप है उनकी डिफ्लेक्शन जो होगी वो क्या होगी? तो इस एग्जांपल से आपने क्या चीज़ समझा है? इससे हमें दो नतीजे हासिल हुए हैं। लाइट वेट मोर डिफ्लेक्शन, ये आपने प्रिंसिपल जहन में रखना है, इसी को आगे हमने अप्लाई करना है। लाइट वेट मोर डिफ्लेक्शन, हैवी वेट जितना वो सैंपल में आपका आइसोटोप जितना हैवी वेट होगा उतना उसकी डिफ्लेक्शन क्या होगी? लेस होगी, लेस डिफ्लेक्शन। ये तो हमने जनरल ओवरऑल इसके रिव्यू देख लिया था कि मास स्पेक्ट्रोमीट्री काम किस तरह करेगी। अब हम उसके इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ आ रहे हैं कि कैसे हमने ये काम स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लेंगे? आयोनाइजेशन चैम्बर, आयोनाइजेशन चैम्बर, जो हमने सबसे पहला काम करना है। आयोनाइजेशन चैम्बर क्या काम करेगा? मास स्पेक्ट्रोमीटर में हम जो सैंपल लेंगे बेसिकली वो सैंपल क्या होगा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर आपके पास क्या होगा? मुश्तमिल होगा, जो आप उसमें वो सैंपल ले रहे हो। अब एटम, ये जो मॉलिक्यूल हैं, अगर आप ये लोगे न्यूट्रल स्टेट में, किस स्टेट में? अगर आप लोगे न्यूट्रल स्टेट में, न्यूट्रल स्टेट से मुराद है अभी आपने उसको आइंस में कन्वर्ट नहीं किया, तो होगा क्या? न्यूट्रल स्टेट के एटम या ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो आपको कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे, नो डिफ्लेक्शन। जब वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे तो उसकी बेस पे फिर हम आइसोटोप्स को सेपरेट भी नहीं कर पाएंगे, यानी आइसोटोप्स की जो सेपरेशन है ना वो पॉसिबल नहीं होगी। तो इसके लिए फिर हम क्या काम करेंगे? इसके लिए फिर हम इन एटम्स या इन मॉलिक्यूल्स को फिर कन्वर्ट करेंगे आइंस में। किस में कन्वर्ट करेंगे? आइंस में। तो उसके लिए आप क्या लोगे? सबसे पहले लोगे इलेक्ट्रॉन गन। क्या लोगे बच्चे आप? इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन क्या करेगी? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इमिट करेगी। इलेक्ट्रॉन गन क्या करेगी? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इमिट करेगी। यही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आगे किस चीज़ से टकराएंगे? वो सैंपल में से। किस चीज़ से टकराएगी? वो सैंपल में से। सैंपल में आपके एटम भी मौजूद हैं, आपके पास मॉलिक्यूल भी मौजूद हैं। तो ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इस सैंपल में से जब गुजरेंगे, एक और बात, सैंपल को आपने किस चीज़ में लेना है? गैसियस फॉर्म में लेना है। ये आपने जहन में रखना है। किस फॉर्म में आपने लेना है? गैसियस फॉर्म में।
बेशक आपके पास सॉलिड शक्ल में भी क्यों ना हो, तो उसको पहले आप हीट करोगे, हीट करने के बाद उसको किस में कन्वर्ट करोगे, गैसियस फार्म में। चाहे वो सैंपल आपके पास लिक्विड फार्म में भी क्यों ना हो, उसको भी सबसे पहले आपने किस में कन्वर्ट करना है, गैसियस फार्म में। उसकी वजह क्या है, क्योंकि गैसियस फार्म में जब आप कोई सैंपल लेते हो ना, तो उसमें से फिर जब आप इलेक्ट्रॉन उसमें से मूव करवाएंगे, तो जो ही उसमें से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ना, तो गैसियस फार्म को फिर आइंस में कन्वर्ट करना आपके पास ईजी हो जाता है। कौन से आइंस में, पॉजिटिव आइंस में, जिसको आप क्या कहते हो, केटाइंस। दोबारा सुन लें, आयोनाइजेशन चैम्बर में हमने लेनी इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन क्या करेगी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगी। क्या करेगी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आगे किस चीज़ में से आपने गुजरवाने, इनमें से सैंपल में से। जो ही ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन सैंपल में से पास ऑन होंगे, तो सैंपल जो होगा ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव आइंस में। वो किस तरह होगा उसको दोबारा भी हम देख लेते हैं। तो आपके पास अब ये चीज़ जो सैंपल था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, केटाइंस, या दूसरे लफ्ज़ों में पॉजिटिव आइंस में। अब इसको दोबारा समझ लें कि किस तरह ये वर्क करेगा। ये देखें, ये आपके पास हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन गन से, लेट्स सपोज। अब यही आगे किस में से आपने इसको गुजरवाना है, आयोनाइजेशन चैम्बर में से। लेट्स सपोज ये मेरे पास आयोनाइजेशन चैम्बर है, ये गैसियस फार्म में आपके पास सैंपल मौजूद है। ये आपके पास क्या है, सैंपल है, किस शक्ल में है, गैसियस फार्म में से। अब होगा क्या, इसी में से लेट्स सपोज ये देखें, ये कोई एक एटम ले लिया मैंने, न्यूट्रल स्टेट में था। अब यही एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके साथ क्या, इसके साथ अटैच होगा। तो ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब इस सैंपल के एटम से टकराएगा, तो इस सैंपल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो उनको बाहर निकाल देगा। कैसे, मिसाल के तौर पर ये देखें, ये मेरे पास सैंपल का जो है, ये न्यूक्लियस है उसका, और ये उसका है शेल, और ये उसके अपने इलेक्ट्रॉन है। यानी ये जो सैंपल है, सैंपल में से मैंने कोई एक एटम ले लिया, उसमें न्यूक्लियस भी मौजूद है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। अब देखें, ये बहुत ज़्यादा हैं ये इलेक्ट्रॉन, यानी इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब इस एटम में से गुजरेंगे, तो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को भी ये बाहर क्या कर देंगे, एक्सपेल कर देंगे। तो बदले में क्या हो जाएगा, इस सैंपल में से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव आयन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव आयन में। पॉजिटिव आयन का दूसरा क्या नाम होता है, केटाइन। पॉजिटिव आयन का दूसरा क्या नाम होता है, केटाइन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो दोबारा भी सुन लें। आयोनाइजेशन चैम्बर में ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। आयोनाइजेशन चैम्बर में आपने लेने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, यही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आगे आपने किस में से पास ऑन करवाने, सैंपल में से। वो सैंपल किस शक्ल में होना चाहिए, गैसियस फार्म में से। क्यों, ताकि इलेक्ट्रॉन उसमें से ईजिली पास ऑन हो सके। तो इसको समझने के लिए मैंने एक एटम लिया, जस्ट एक एटम सैंपल में से। तो ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब इस गैसियस एटम में से पास ऑन होंगे, तो इस गैसियस एटम के आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो उनको बाहर निकाल देंगे, जिसके नतीजे में ये जो आपका सैंपल का जो एटम है, वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव आयन में, जिसको आप क्या कहोगे, केटाइन। अब सवाल ये है कि हमने इसको केटाइन में क्यों इसको लिया है, उसकी मैं रीज़न आपको बता चुका हूँ कि ये जो एटम या मॉलिक्यूल है, अगर ये हो न्यूट्रल फॉर्म में, तो न्यूट्रल फॉर्म में इनकी डिफ्लेक्शन नहीं होगी। क्या नहीं होगी, डिफ्लेक्शन। अगर डिफ्लेक्शन नहीं होगी, तो इसका मतलब उसमें से आप आइसोटोप्स की सेपरेशन भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप इसको केटाइन में कन्वर्ट कर लोगे, तो उसमें क्या होगा, इनकी डिफ्लेक्शन आसान हो जाएगी। क्या आसान हो जाएगी, डिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से उनकी सेपरेशन भी क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। इतना तक आप नोट कर लें, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, आपने इसको नोट कर लिया होगा। ये तो था आयोनाइजेशन चैम्बर। अब हम अगला पार्ट उसमें देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमने इसमें क्या करना है। तो आयोनाइजेशन चैम्बर में अब हमारे पास क्या हासिल हुए थे, केटाइंस, जो कि पॉजिटिव चार्ज आयन्स थे आपके पास, पॉजिटिव चार्ज आयन। अब हमने क्या करना है, इन केटाइंस में जो आपने पार्टिकल लेने, मास m होगा, और उसका जो चार्ज होगा वो आपने किससे शो करना है, +E से। अब इन्हीं केटाइंस को आगे आपने मूव करवाना है इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट से, जिसकी इलेक्ट्रिकली, ये फिर हम आगे डायग्राम से भी समझ लेते हैं ये सारा कुछ। इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स,
ये जो आपको कैटाइंस हासिल हुए थे उनका मैस m है और उनका जो चार्ज है वो उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, +C, पॉजिटिव चार्ज है। इन्हीं को आगे आपने मूव आउट करवाना है प्लेट से। कौन सी प्लेट से? इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स। तो वहाँ पर आपके पास दो पोर्शन आपको मिलेंगे, एक प्लस और माइनस, दो प्लेटें मिलेंगी प्लस और माइनस की। तो अब ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स हैं ये क्या होगा, ये वोल्टेज जनरेट करेंगी और वोल्टेज की कितनी रेंज होगी, 500 टू 2000 वोल्ट्स। ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है। तो ये जो वोल्टेज जब ये अप्लाई होगा 500 से 2000 वोल्ट्स कैटाइंस के ऊपर, तो बदले में ये क्या होगी, इनकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। जब इनकी स्पीड तेज़ हो जाएगी तब हम कहेंगे ये जो कैटाइंस हैं ये क्या हो गए हैं, एक्सेलरेटेड हो गए हैं। क्या हो गए हैं, एक्सेलरेटेड। अच्छा, एक्सेलरेशन से पहले जब ये कैटाइंस मूव कर रहे थे तो इनके पास कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, और उसको आपने किससे रिप्रेजेंट करना है, ईवी से। ईवी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी। अब यही ईवी, ये ईवी किसको शो कर रहा है, बेसिकली ये आपको शो कर रहे हैं आपके पास कैटाइंस को। यही कैटाइंस जब आगे मूव करेंगे इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट से तो ड्यू टू हाई वोल्टेज ये क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेटेड हो जाएंगे। इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। स्पीड बढ़ने की वजह से इनकी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है आगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो फिर हम लिख सकते हैं ना इस चीज़ को, ईवी, ये हम किसको शो कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को। किसको शो कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को। आगे काइनेटिक एनर्जी के लिए आप क्या लिखेंगे, 1/2 mv²। इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि आगे क्या होगा। फिलहाल हमने आयोनाइजेशन चैम्बर में उस देखा कि क्या क्या फिनोमेना हो रहा है। अच्छा जी, आगे फिर वही जो आपके पास कैटाइंस थे जिनकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी थी, कन्वर्ट हो चुकी थी काइनेटिक एनर्जी में। आगे इनके ये जो चार्ज पार्टिकल्स है ना, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, ये बतौर मैग्नेट के एक्ट करेगा, मकनातीस के, मतलब ये एक्ट करेगा। किसके एक्ट करेगा, मकनातीस के। अगर ये चार्ज पार्टिकल हमारे पास न्यूट्रल होता, क्या होता, न्यूट्रल होता, तब इस सूरत हाल में ये आपके पास बतौर मैग्नेट एक्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि अब हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल है जो किस शक्ल में था, कैटाइंस की शक्ल में। ठीक है ना जी। तो ये बतौर क्या एक्ट करेगा, मैग्नेट एक्ट करेगा। तो इस मैग्नेट के ऊपर, दूसरे लफ्ज़ों में चार्ज पार्टिकल के ऊपर आप क्या अप्लाई करोगे, मैग्नेटिक फील्ड। क्या अप्लाई करोगे जी, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के नतीजे में क्या होगा, इसमें दो चीज़ें होंगी बेसिकली। या तो आपके पास ये चार्ज पार्टिकल क्या होंगे, लाइटर होंगे। अगर ये आपके पास चार्ज पार्टिकल वजन में हल्के होंगे, लाइटर होंगे, तो इनकी जो डिफ्लेक्शन होगी वो मोर होगी, मोर डिफ्लेक्शन। अगर यही चार्ज पार्टिकल आपके पास क्या हो, हैवी हो, हैवियर हो, क्या हो जी, आपके पास हैवियर हो, तब इनकी ये जो डिफ्लेक्शन होगी वो कम हो जाएगी। तब आप उसके लिए लिखोगे लेस डिफ्लेक्शन। क्या लिखोगे जी, लेस डिफ्लेक्शन। दोबारा सुन लें, तीसरे नंबर पे ये जो आपने इसकी हेडिंग देनी है ना, इसकी आप हेडिंग दोगे बेसिकली डिफ्लेक्शन। आयोनाइजेशन चैम्बर के बाद दूसरी हेडिंग किस चीज़ की दोगे, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन में क्या होगा, आप चार्ज पार्टिकल लोगे और वो चार्ज पार्टिकल अब बतौर क्या एक्ट कर रहा होगा, मैग्नेट एक्ट कर रहा होगा। क्या एक्ट कर रहा होगा, मैग्नेट। अगर ये चार्ज पार्टिकल हमारे पास न्यूट्रल स्टेट में होता, अगर हम इसको कैटाइंस में कन्वर्ट ना करते, तब ये आपके पास मैग्नेट बतौर एक्ट नहीं करता और इसके ऊपर फिर हम मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से इसकी डिफ्लेक्शन नहीं होगी। लेकिन अब ये कैटाइन बतौर चार्ज पार्टिकल मैग्नेट एक्ट कर रहा है, नेचुरली होता है, तो इस वजह से इसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के नतीजे में क्या होगा, दो फिनोमेना होंगे। जो आपके पास लाइटर पार्टिकल होंगे ना, उनकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, और जो आपके पास हैवियर पार्टिकल होंगे वो लेस डिफ्लेक्शन शो करेंगे। तो इसको भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट फिर हम देख लेते हैं अब आगे क्या है। एट द एंड फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसकी डिटेक्शन करेंगे। डिटेक्शन के क्या मतलब है कि जो आपको वो जो मैस उनके जो आपने उनको सेपरेट किए हैं, लाइटर और हैवियर, उनके जो मैस थे वो बेसिकली आइसोटोप होंगे, उनको आप डिटेक्ट करोगे। किसकी मदद से डिटेक्ट करोगे, इलेक्ट्रिकली। ये किस तरह करना है ये अभी हमने समझना है।
इससे पहले हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर की। तो डायग्राम हम इस तरह बना लेते हैं। ये देख लें आप ज़रा, ये इस तरह हो जाएगा जी आपका, ये इस तरह हो गया आपका। टू थ्री, ये आपके पास स्लिट्स हो गए। ये सारा हम समझते हैं भी ये डायग्राम ये किस तरह एक्ट करेंगे, ये सारा कुछ। ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड, आगे ये आपके पास क्या लगा हुआ है, ये हमारे पास है वैक्यूम पंप। अच्छा जी, ये इस तरह हमारे पास हो जाएगा। इसके आगे हम लिख लेते हैं एम्पलीफायर। उसके आगे हमारे पास होगा रिकॉर्डर। अच्छा जी, इसको ज़रा समझ लें इस डायग्राम को। ये वाला जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ना, ये वाला पोर्शन, इधर आप क्या लोगे, सैंपल लोगे। क्या लोगे, सैंपल। और वो सैंपल आपके पास किस फार्म में होना चाहिए, गैसियस फार्म में। किस फार्म में होना चाहिए जी वो सैंपल, गैसियस फार्म में। ये आपको ये वायर नज़र आ रही होगी, ये इलेक्ट्रिकली हीटेड, यानी इसको आपने बिजली की मदद से गर्म करना है। इलेक्ट्रिकली हीटेड मेटल वायर। अच्छा, ये आपका पोर्शन ये जो नज़र आ रहा है ना, इसको अलहदा से भी फिर हम देख लेते हैं। ये इसको कहते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन यानी आयोनाइजेशन इधर ही होगी। कैसे होगी ये दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को भी, आयोनाइजेशन चैम्बर। अच्छा जी, आगे आपको ये क्या नज़र आ रही हैं, ये आपको बेसिकली इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स के दरमियान स्लिट्स लगी होती हैं, ताकि ये जो आपके पास हो जो सैंपल हासिल वो स्मूथली इसमें से पास ऑन हो सके। ये आपके पास क्या है, इधर हमने अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड, इसको आप नाम दे सकती हो इलेक्ट्रो मैग्नेट। क्या नाम दोगे जी आप, इलेक्ट्रो मैग्नेट। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है जी वैक्यूम पंप। पहले आप इसके डायग्राम बना लें, फिर हम इसकी वर्किंग समझते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें होंगी। ये एम्पलीफायर है आपके पास, उसके बाद आपके पास क्या हो गया जी, रिकॉर्डर होगा। ये आपके पास आइसोटोप जो हम मूव करवा रहे हैं ये उसके सैंपल होगा, ये उसके हम डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। फ़िलहाल आप इसकी डायग्राम को बना लें, फिर इसको हम सेपरेटली समझते हैं। सबसे पहले होगा क्या, आपने लेने सैंपल, और वो किस फार्म में होना चाहिए, गैसियस फार्म में। गैसियस फार्म में सैंपल लेने के बाद आपने उसको इस आयोनाइजेशन चैम्बर में से क्या करवाना है, पास ऑन करवाना है। तो ये जो इलेक्ट्रिकली हीटेड मेटल वायर है ना, ये बतौर इलेक्ट्रॉन गन भी एक्ट कर सकती है। ये मतलब ये क्या करेगी, इस आयोनाइजेशन चैम्बर में से जो आप सैंपल इसमें से पास ऑन करवा रहे हो, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगी। फिर यही इलेक्ट्रॉन ताकि आगे स्मूथली सफ़र करें, इसको हमने एक छोटी मज़ीद प्लेटों से गुजारना है, जिसका हमने नाम रखा हुआ है स्लिट्स। ये आपको 3 ऊपर 3 नीचे प्लेटें नज़र आ रही हैं। फिर जो ही आगे ये चीज़ें मूव करेंगे, आगे हमने इनके ऊपर क्या चीज़ अप्लाई कर देनी, मैग्नेटिक फील्ड। क्या अप्लाई कर देनी, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के नतीजे में क्या होगा, जो लाइटर आइसोटोप होगा वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, और जो आपके पास हैवियर आइसोटोप होगा वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ये आपको नज़र आ रहे हैं ये पॉइंट, ये डिफ्लेक्शन है, इसको आप कह दें डिफ्लेक्शन ए, इसको कह दें डिफ्लेक्शन बी, इसको आपने कह देना डिफ्लेक्शन सी। अब हम सेपरेटली समझेंगे कि इस सारे फिनोमेना में क्या क्या चीज़ हो रही है। तो इस डायग्राम को भी आप नोट कर लें, इसके बाद हम फर्दर अलहदा से इनके पार्ट्स को दोबारा समझ लेते हैं। इसको आप नोट कर लें। आपने इसको नोट कर लिया। अब हम इसकी डिटेल देख लेते हैं कि ये वर्किंग किस तरह करेगी दोबारा से। अब हम वजाहत से देखेंगे। डायग्राम आपने नोट कर ली होगी। तो सबसे पहले हम दोबारा से ले लेते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर से, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते हैं। ये हमारे पास है, ये हमारे पास इस तरह हो गया जी। अच्छा जी, अब इसको देख लें। ये सारा हमने ये जो पोर्शन बनाया है ना, ये किसको शो कर रहा है, आयोनाइजेशन चैम्बर को, कि क्या क्या उसमें तब्दीली होगी, आयोनाइजेशन चैम्बर। तो इधर हमने किस चीज़ को लेना है, सैंपल को। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकली हीटेड
मेटल वायर, इलेक्ट्रिकली हीटेड मेटल वायर। आपके पास ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, आपके पास ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। आपके पास ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रैप, ये हम सारा समझ लेते हैं। ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट, और ये आपके पास क्या है, आयन रिपेलर। अब इसको देखिएगा, इसमें क्या फिनोमेना होगा, आयन। अब होगा क्या, सबसे पहले हम लेंगे वो गैसियस सैंपल। क्या लेंगे जी, गैसियस सैंपल। गैसियस सैंपल जब इसमें से मूव करेगा ना, तो ये जो इलेक्ट्रिकली हीटेड आपके पास मेटल वायर है, कौन सी, इलेक्ट्रिकली हीटेड मेटल वायर, ये क्या करेगी, इस गैसियस सैंपल में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी, या दूसरे लफ्ज़ों में इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, नॉक ऑफ कर देगी। ठीक है जी, यानी गैसियस सैंपल जो आपने लिया है उसमें से ये इलेक्ट्रिकली हीटेड मेटल वायर क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को नॉक ऑफ कर देगी। इलेक्ट्रॉन जब इसमें से नॉक ऑफ हो जाएंगे तो ये आपके पास ये जो गैसियस सैंपल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा जी आपके पास केटाइंस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केटाइंस में। केटाइंस के ऊपर अब आपके पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होगा जी, पॉजिटिव चार्ज। तो केटाइन में होगा पॉजिटिव चार्ज। अब होगा क्या, इस पॉजिटिव चार्ज वाले केटाइन को, ये जो हमने इधर लिखा है ना इलेक्ट्रॉन ट्रैप, ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप जो आपके पास लिखा हुआ है ना, ये इसी गैसियस सैंपल में से क्या कर लेगी, इस पॉजिटिव चार्ज केटाइन को अपनी तरफ क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। उनके ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी केटाइंस के जो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलेंगे, जो नॉक ऑफ होंगे, क्या होंगे जी, नॉक ऑफ होंगे, उनको ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप, ये जो प्लेट बनी हुई है ना, ये जो हमने प्लेट बनाई है पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ये क्या कर लेगी, केटाइंस के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है केटाइन के, इन इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर लेगी, ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप पॉजिटिव चार्ज प्लेट इनको अपनी तरफ क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। अब पीछे आपके पास क्या बच जाएंगे, केटाइंस। क्या बच जाएंगी जी, केटाइंस। अब उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये आपको ये दूसरी प्लेट नजर आ रही होगी, आयन रिपेलर, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज केटाइंस को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल। तो जो ही ये इसको रिपेल करेंगे तो आगे आपके पास ये जो केटाइंस से पॉजिटिव चार्ज, उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक्सेलरेटेड फॉर्म में, यानी कि उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाए। सैंपल आपने ले लिया है, सैंपल आपने कौन सा लेना है, वही गैसियस सैंपल, उसको से इस आयोनाइजेशन चैम्बर में से आपने गुजरवाना है। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकली हीटेड मेटल वायर, ये क्या करेगी, इस सैंपल में से, इस गैसियस सैंपल में से क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेगी। तो वो जो गैसियस सैंपल है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केटाइंस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केटाइंस में, और उनके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। फिर इस केटाइंस में से, उस गैसियस सैंपल में से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर फिर एक और प्लेट लगी होगी, वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट होगी, उसका हमने नाम रखा है इलेक्ट्रॉन ट्रैप। वो क्या कर लेगी, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कैप्चर कर लेगी। तो पीछे आपके क्या बच जाएंगे, खाली केटाइंस। अब इसी केटाइंस के साथ इनके अपोजिट साइड पे एक और प्लेट लगी होगी, इनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आयन रिपेलर हम इसको कहते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट इन पॉजिटिव चार्ज केटाइंस को क्या कर देगी, रिपेल कर देगी। जब ये रिपेल कर देगी तो इनकी स्पीड थोड़ी स्पीडी हो जाएगी। तो स्पीडी होने की वजह से केटाइंस को हम कहेंगे ये एक्सेलरेटेड हो गए। क्या हो गए जी, एक्सेलरेटेड हो गए। अब इनके बाद हम आगे इसको किस में से फिर हम मूव करवाएंगे, आगे हमने इसको मूव करवाना जी मैग्नेटिक फील्ड में, जहां पर इनकी डिफ्लेक्शन होगी। अब इस पॉइंट को आपने जरा समझ लेना है। अब हमने ये देखना है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, क्या है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो आपने जो हमने उसके ऊपर चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो अप्लाई किया, ये किस तरह वर्क करेगा, ये इस तरह होगा आपके पास, ये इस तरह से। ये देखें, ये हमने इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, ये आपके पास वो सैंपल मूव कर रहा है। अब इसके ऊपर हमने क्या मूव अप्लाई कर दिया जी, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इस सैंपल में से जो चार्ज पार्टिकल है ये उनको क्या कर देगी, सेपरेट। ये एक सेपरेट, ये दूसरा सेपरेट, और ये तीसरा क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब ये किस पे डिपेंड करेगी, ये जो सेपरेशन हो रही है ना, इसको बेसिकली हम कहते हैं डिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे जी, डिफ्लेक्शन।
अब हमने ये समझना है ये डिफ्लेक्शन किन पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करेगी। ये डिफ्लेक्शन 2 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करेगी। सबसे पहले ये डिपेंड करेगी मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, दूसरा ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, चार्ज ऑन द पार्टिकल। इसको भी हम समझ लेते हैं, चार्ज ऑन द पार्टिकल, चार्ज ऑन द पार्टिकल। यानी ये जो डिफ्लेक्शन है ना आपके पास, ये 2 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करेगी, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर ये जो पार्टिकल आगे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मास ऑफ द पार्टिकल में क्या फिनोमेना होगा, उसके बाद हम देखेंगे ये चार्ज ऑन द पार्टिकल। मास ऑफ द पार्टिकल में जितना पार्टिकल लाइटर होगा, क्या होगा, वजन में जितना हल्का होगा उतना उसकी डिफ्लेक्शन क्या होगी, मोर होगी, मोर डिफ्लेक्शन। अच्छा जी, अगर वही पार्टिकल जितना आपके पास क्या होगा, हैवी होगा, जितना वो आपके पास पार्टिकल हैवी होगा उतनी उसकी डिफ्लेक्शन क्या होगी, कम होगी। तो इधर हम क्या लिखेंगे, लेस डिफ्लेक्शन। क्या लिखेंगे, लेस डिफ्लेक्शन। तो ये 2 पॉइंट्स आपने जहन में रखना है, लाइटर पार्टिकल, मोर डिफ्लेक्शन। तो ये देखें, ये इसकी डिफ्लेक्शन आपको ज़्यादा नज़र आ रही है 0.1, इसका मतलब ये आपके पास कौन सा पार्टिकल है, लाइटर पार्टिकल, लाइटर पार्टिकल। इसकी डिफ्लेक्शन आपको उसके बाद सबसे कम नज़र आ रही है 0.6 की। इसका मतलब क्या है, ये आपके पास कौन सा पार्टिकल होगा, हैवी पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल होगा जी, हैवी पार्टिकल। आगे फिर दूसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया है, चार्ज ऑन द पार्टिकल। चार्ज जो होता है ना ये पार्टिकल के ऊपर, ये जो चार्ज होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके डिफ्लेक्शन के। जितना उसमें से आप चार्ज बढ़ाते जाएंगे उतना उसकी डिफ्लेक्शन भी बढ़ती जाएगी। तो इस चीज़ को आप नोट कर लें, फिर आगे हम फर्दर मूव करते हैं। इतना तक वो आपको समझ आ गया होगा। आगे फिर हम दोबारा देख लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा ये जो उसमें से ये जो सेपरेशन हुई है किस तरह हुई है। तो लास्ट पॉइंट हमने इसमें डिस्कस क्या करना है, डिटेक्शन। क्या करना है जी, डिटेक्शन, यानी हमने उसको फाइंड आउट किस तरह करना है। अच्छा, अब दोबारा पिछले अगर आप डायग्राम में दोबारा अगर आप जाएंगे तो आपको इस तरह से वो नज़र आएगी ये चीज़, डायग्राम जो हमने बनाई थी, वो जो सैंपल हमने लिया था। ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड और ये हमारे पास था सैंपल, ये उसमें डिफ्लेक्शन हो रही है। अच्छा, ये देखें हमने इसमें से 3 पार्ट्स लिए थे, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। अब आपको जो डिटेक्शन पॉइंट है ना एट द एंड, जस्ट ये एक ही आपको ये जो है ना स्ट्रीम नज़र आएगी। ए और सी कहाँ चली जाएंगी, ए और सी चली जाएंगी बेसिकली उस मास स्पेक्ट्रोमीटर की वाल्स में। कहाँ पर, मास स्पेक्ट्रोमीटर की वाल्स में। वहाँ पर ये उन वाल्स में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगी, कैप्चर कर लेंगी। इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगी, कैप्चर कर लेंगे, जिसके नतीजे में वो क्या हो जाएंगी, न्यूट्रल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, न्यूट्रल हो जाएंगी। न्यूट्रल होने के बाद उनको फिर आगे किस चीज़ से बाहर निकाल दिया जाएगा, वैक्यूम पंप से। ये इस तरह फिर इनके ऊपर वैक्यूम पंप लगा होगा। ये हमारे पास मेटल बॉक्स है जहाँ पर हमने डिटेक्टर लगाया हुआ है। तो ये क्या होगा, न्यूट्रल पार्टिकल जो आपने लिया है उसको वैक्यूम पंप से आपने क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। आगे में हम डिस्कस करते हैं वैक्यूम पंप हम यूज़ क्यों करते हैं, एक और भी इसका फंक्शन होता है। हमें डिटेक्टर पॉइंट पर जस्ट क्या हमें नज़र आ रहा है, जस्ट ये रेज भी आपको नज़र आ रही है। ये मतलब उसका जो हमने पार्टिकल लिए थे ना केटाइन, जस्ट उसका एक ही पार्ट नज़र आ रहा है। अब ये किस तरह आगे डिटेक्ट होगा इसको ज़रा आप समझ लेना है आपने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारे पास रेज जा रही हैं, ये इस तरह से आगे एक मेटल बॉक्स बना हुआ है। ये मेटल बॉक्स है, ये मेटल बॉक्स है जी आपका। ये हमने इसको बंद कर दिया है, ये मेटल बॉक्स है, इसको हमने बंद कर दिया है। इसके साथ हमने क्या अटैच कर दिया है, वायर अटैच कर दिया है। ये आपके पास क्या है, वायर। ये वायर आगे किस चीज़ से अटैच होगी, एम्पलीफायर से। किससे अटैच होगी, एम्पलीफायर से। एम्पलीफायर के बाद आगे यही चीज़ किस चीज़ से अटैच होगी, रिकॉर्डर, जो आगे आपको स्केच बना के देगा। अब इस चीज़ को समझने के यहाँ पर कौन सा फिनोमेना होगा। अब देखिए, यही आपकी ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये इधर मूव कर रहेंगे इधर। अब देखिए इस पॉइंट पे क्या होगा, ये इस पॉइंट पे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये इस पॉइंट को, ये देखें,
ये आपके पास क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आगे हम इसको रीड करते हैं। अब देखिएगा, ये हमारे पास है ये केटाइन। कौन सा केटाइन, पॉजिटिव चार्ज केटाइन। ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज केटाइन। आगे ये केटाइन क्या करेगा, ये जो मेटल के आपको वाल नज़र आ रहे हैं ना, ये इधर मैंने इसको बड़ा करके दिखाया है। मेटल की वाल में इस तरह से क्या होंगे, फ्रीली मूव इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे, फ्रीली मूव इलेक्ट्रॉन। तो ये जो केटाइन है, ये केटाइन, लेट्स सपोज हमारे पास केटाइन, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस मेटल बॉक्स की वॉल में से इलेक्ट्रॉन को, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपने साथ कैप्चर कर लेगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करते जाएगा, कैप्चर करता जाएगा। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या हो गए, जमा हो गए। ये आपके पास पहले क्या आ रहा था, केटाइन आ रहे थे। क्या आ रहे थे, केटाइन आ रहे थे। अब यही केटाइन जो ही मेटल की वॉल से टकराएगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। उसके नतीजे में क्या होगा, उस वॉल में होल्स पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएंगे, होल्स। इसको ज़रा दोबारा देख लें इस तरह। ये इलेक्ट्रॉन था पहले, ये है केटाइन। ये केटाइन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, कैप्चर। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो इधर क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा। इसी तरह दूसरा होल, तीसरा होल, चौथा होल, पांचवा होल, ये बहुत ज़्यादा आपके पास क्या बन जाएंगे, होल्स बन जाएंगे। तो इन होल्स को कवर करने के लिए मज़ीद इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव करेंगे, इस वायर से मूव करेंगे। उन होल्स को कवर करने के लिए क्या होगा, वो जो आपने वायर अटैच किए हुए है ना, उसमें से फिर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें क्या होगा, वो जो आपने मेटल बॉक्स लिया, ये हमारे पास क्या है, मेटल बॉक्स। तो इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से उस मेटल बॉक्स में क्या चीज़ पैदा हो जाएगी, करंट पैदा हो जाएगा। क्या चीज़ पैदा हो जाएगी, करंट। किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की वजह से। तो अब इस करंट को आगे क्या किया जाएगा, एम्पलीफाई किया जाएगा, यानी उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जाएगा, उसकी वैल्यू को बढ़ाया जाएगा। उसको फिर आगे किस शक्ल में, गिराफ की शक्ल में आगे रिप्रेजेंट किया जाएगा। वो जो रिकॉर्डर है वहाँ पर, ये रिकॉर्डर कुछ भी नहीं होता बेसिकली, यहाँ पर आपकी फोटोग्राफिक प्लेट लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट। यही फोटोग्राफिक प्लेट आगे जो स्पेक्ट्रम बनाती हैं, क्या बनाती हैं, स्पेक्ट्रम, जो इमेज बनाती हैं उस करंट की मदद से। उसी स्पेक्ट्रम की मदद से फिर हम आगे जज कर सकते हैं उसकी जो मैस नंबर होती है या जो अबेंडेंस होती है आइसोटोप्स की। आगे हमने फर्दर अभी इसको डिस्कस करना है। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा था कि आगे डिटेक्शन किस तरह करते हैं। डिटेक्शन में ये होगा कि एट द एंड जब ये आपके पास सैंपल आएगा उस मेटल बॉक्स में, ये बिल्कुल एट द एंड आखिरी पोर्शन होता है, तो वहाँ पर क्या होंगे, ये केटाइन है, ये आपके पास मेटल बॉक्स है, ये उसके वाल से जो ही ये उसके साथ टकराएगा, उसकी वाल में से ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ये केटाइन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो बदले में यहाँ पर क्या पैदा हो जाएंगे, होल्स पैदा हो जाएंगे। इस होल्स को कवर करने के लिए ये जो वायर लगी हुई है ना, इधर से फिर इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो होल्स को फिल करने के लिए हो रही है, उसकी वजह से उसमें क्या पैदा होगा, करंट पैदा होगा। आगे इसी करंट को एम्पलीफाई किया जाएगा। एम्पलीफाई करने के बाद उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे वहाँ पर आपको एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। उस स्पेक्ट्रम को आप गिराफ की शक्ल में हासिल करेंगे। उसी गिराफ की मदद से फिर आप उसकी जो मैस नंबर है, जो आइसोटोप्स की जो रिलेटिव अबंडेंस है, वो आप निकाल सकते हैं। वो फर्दर अभी हमने डिस्कस करना है, नोट कर लिया होगा। अब हम आगे देख लेते हैं। वैक्यूम पंप होता क्या है, बेसिकली ये जो केटाइन मूव कर रहे होते हैं ना, तो वो जो हमने आयोनाइजेशन चैम्बर लिया होता है, वहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। तो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ जब ये केटाइन्स टकराएंगे तो बदले में इनकी स्पीड जो है ना केटाइन्स की, वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। स्पीड जो है ना इनकी, वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो इस स्पीड को स्लो होने से बचाने के लिए तो हम क्या करेंगे, उस चैम्बर में से इस हवा को बाहर निकालेंगे, एक्सपेल आउट कर देंगे, एक्सपेल्ड आउट।
तो उसके लिए फिर हम क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे, वैक्यूम पंप। तो जो आप आयोनाइजेशन चैम्बर में से हवा बाहर निकालते जाएंगे तो वहाँ पर जो प्रेशर है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और प्रेशर आपका कितना हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁻7 टॉर्क। तो ये है बेसिकली वैक्यूम पंप का रोल। अच्छा, आगे मज़ीद हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। दोबारा ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है। अच्छा, पीछे दोबारा हम ज़रा अगेन वो डायग्राम बना लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड वाली। ये देखें, जब हमने उस सैंपल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी ना, तो सारी की सारी रेज डिटेक्टर के ऊपर हासिल नहीं हुई थी। कुछ रेज तो इस साइड पे आ गई थी, कुछ इधर आ गई थी। जस्ट आपको ये वाली रेज हासिल हुई थी, ये वाली भी नहीं हासिल हुई आपको, ये सी वाली भी नहीं हासिल हुई। तो अब हम करेंगे कि बेसिकली हुआ क्या है, ये जो ए वाली है ना, ये है आपके पास लाइटर, मतलब इसका वज़न क्या है, हल्का है। वो जो आपने सैंपल लिया है ना, सैंपल में से ये जो आइसोटोप ए है उसका मैस क्या है, कम है, लाइटर आइसोटोप है, तो ये ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा, ज़्यादा डिफ्लेक्शन। अब ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करने की वजह से ये देखिए इसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, ये आपको आखिर में ये चीज़ रिकॉर्डर पर हासिल नहीं होगी। मतलब वो जो सैंपल का ये जो आइसोटोप है आपको रिकॉर्डर पे हासिल नहीं होगा, वो उससे पहले ही डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसकी डिफ्लेक्शन को कम करना है। क्या करना है, डिफ्लेक्शन को स्लो डाउन करना है, कम करना है। हमारे पास लाइटर आइसोटोप्स था ना, तो जो हमने उसके ऊपर जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी तो उसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो गई थी। अब हमने उसकी डिफ्लेक्शन को क्या करना है, स्लो डाउन करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है ना, उसकी स्ट्रेंथ को कम कर दो। उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर दो, कम कर दो। जो ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उसकी डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। जो ही उसकी डिफ्लेक्शन लो हो जाएगी, ये आपको फिर आइसोटोप ए भी दोबारा किस शक्ल में हासिल होगा, ये दोबारा आपको ये भी रिकॉर्डर पे आपको हासिल हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझानी थी कि क्यों हम मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का आपको रोल समझ आ गया होगा। ये बेसिकली डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम देख लें तो एट द एंड के जो रिकॉर्डर जो डिटेक्शन पॉइंट है, वहाँ पर जो हमने ग्राफ बनाया वो किस तरह हासिल होता है। ये जो रिकॉर्डर है ना, यहाँ पर जो आपको जो ग्राफ हासिल होगा या डायग्राम जो हासिल होगी, उसको आपने नाम देना है स्टिक डायग्राम। क्या नाम देना है जी, स्टिक डायग्राम। जो आपको एट द एंड रिजल्ट जो देगा, एंड प्रोडक्ट देगा, उस एंड प्रोडक्ट उस रिजल्ट को आप किस शक्ल में रिप्रेजेंट करोगे, ग्राफ की शक्ल में, डायग्राम की शक्ल में। उसका नाम आपने क्या रखना है, स्टिक डायग्राम। तो आपने करना क्या है, जो उसका हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, कौन सा पॉइंट जी, हॉरिजॉन्टल पॉइंट, वहाँ पर आपने किस चीज़ को लेना है, रिलेटिव एबंडेंस को। ग्राफ की मदद से हम समझ भी लेते हैं इसको, रिलेटिव एबंडेंस। गुड। दूसरे लफ्ज़ों में हॉरिजॉन्टल को फिर आप वाई एक्सेस भी कह सकते हो, वाई एक्सेस। ग्राफ में वाई एक्सेस पे आपने क्या लेनी है, रिलेटिव एबंडेंस। आगे आपके पास है वर्टिकल। वर्टिकल, वर्टिकल में आपने क्या लेना है, मैस नंबर, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में आप क्या कहोगे, चार्ज टू मास रेशो, या मास टू चार्ज रेशो भी इसको कह सकते हो, या चार्ज टू मैस रेशो भी कह सकते हो। इसका कोई मसला नहीं, ये दोनों वैल्यूज़ आप ले सकते हो। ये होता क्या है, अभी जब मैंने आपको बताया था कि जो आपने केटाइंस लिया है ना, क्या लिए हैं, केटाइंस, उनकी जो डिफ्लेक्शन है दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। एक तो उनके मैस के ऊपर, दूसरा उनके ऊपर चार्ज के ऊपर। अच्छा, जो डिफ्लेक्शन थी मैस के क्या थी, इन्वर्स थी। मैस के क्या थी, इन्वर्स थी। लेकिन इसके चार्ज के साथ इसका जो रिलेशन था ये क्या था, डायरेक्ट रिलेशन था। क्या था जी, डायरेक्ट रिलेशन था। तो मैस और चार्ज ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को जब हम इकट्ठे डिस्कस करेंगे तब हम इसको कहेंगे मैस टू चार्ज रेशो। तो आपकी मर्ज़ी, इसमें मैस पहले ले लें या चार्ज पहले ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये एक ही चीज़ है। तो आपने वर्टिकल या एक्स एक्सेस पे फिर आपने क्या लेना है, मैस नंबर या चार्ज टू मास रेशो, दूसरे लफ्ज़ों में मैस टू चार्ज रेशो। अब हम डायग्राम से इसको समझ लेते हैं, ये मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें हम आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया है ना नियान वाली, वो देख लेते हैं। ये देखें, ये हम ग्राफ बना रहे हैं। ये आपका कौन सा है, हॉरिजॉन्टल पॉइंट,
और ये आपके पास कौन सा है, वर्टिकल। ये आपके पास है वर्टिकल, दूसरे लफ्जों में एक्स एक्सिस। ये आपका कौन सा पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर आपने क्या लेनी है, रिलेटिव एबंडेंस, और यहाँ पर आपने क्या लेना है, मैस नंबर। मैस नंबर, ये जो डायग्राम है ना, इसी को स्टिक डायग्राम कहते हैं। अब आपको क्या होंगे, यहाँ पर ये इस तरह के आपको लाइनें नजर आएंगी, इसको पीक्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं जी, पीक्स का। ये मैस नंबर है ना, ये 20, अच्छा 21, अच्छा जी, आगे फिर हम इसको ले लेते हैं। ये कुछ भी आप ले सकते हैं, मैथ्स नंबर 0 से लेकर आगे आप मूव करते जाएं, 1 2 3 4 5 6 ETC। लेकिन अभी हम सैंपल में जो ले रहे हैं ना, वो हम ले रहे हैं नियान की। तो नियान के जो एसोटोप्स होते हैं ना, उनके 3 मैथ्स नंबर आपको इस तरह से हासिल होंगे, 20, 21, 22, और उनकी जो परसेंटेज है या रिलेटिव अबंडेंस है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम जाएगी 100 तक। हाँ, ये चेंज हो सकती है, ये 100 से ज़्यादा भी हो सकती है, 100 से कम भी हो सकती है, लेकिन रिलेटिव अबंडेंस की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 100 रहेगी। तो 20 की आपके पास जो वैल्यू है वो है 90.92%, और ये आपके पास जो वैल्यू हासिल होगी 0.257%, और ये आपके पास हासिल होगी 8.82%। तो ये जो आपको ये जो डायग्राम नज़र आ रहे हैं ना, ये इस तरह का आपको स्केच नज़र आएगा, बिल्कुल इसी तरह का। इसको कहते हैं स्टिक डायग्राम। क्या कहते हैं जी, स्टिक डायग्राम, स्टिक डायग्राम। ये चीज़ आपको एट द एंड रिकॉर्डर पे हासिल होगी। इसके अलावा चंद एक मज़ीद भी चीज़ें जो हम डिस्कस कर लेते हैं, उसमें तो जो सबसे मेन अब हमने डिस्कस करना है ना, उसमें हमने डिस्कस करना है M1 पीक। क्वेश्चन आपका ये बेसिकली जो A लेवल वाले स्टूडेंट है ना, उनके सिलेबस में है ये M1 पीक। व्हाट इज़ M1 पीक, इसको ज़रा समझ लेते हैं। अब इसी तरह ग्राफ को हम दोबारा बना लेते हैं। ये आपके पास लेट्स सपोज ग्राफ हासिल हो गया। अच्छा, होगा क्या, लेट्स सपोज कोई भी सैंपल है, ये उसका मैथ्स नंबर है, कोई भी हम ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं x, उसका मैथ्स नंबर है। अच्छा, ये उसकी y क्या है, परसेंटेज अबंडेंस है। x इसको किसको शो कर रहा है, मैथ्स नंबर को। तो होगा क्या, बिल्कुल उसके राइट साइड पे, किसके राइट साइड पे, ये देखें, ये जो ग्राफ आपको हासिल हुआ है ना, केटाइन का हासिल हुआ है ना, वो जो आपने सैंपल लिया था, उसी केटाइन के राइट साइड पे, किसके राइट साइड पे, केटाइन के जस्ट 1 यूनिट, जस्ट 1 का डिफरेंस होगा। ये देखें, मिसाल के तौर पर अगर इसके मैथ्स नंबर है 10, तो बिल्कुल 11 के डिस्टेंस के ऊपर। अगर इसके मैथ्स नंबर है 20, तो बिल्कुल 21 के डिस्टेंस के ऊपर, यानी 1 मैथ्स टू चार्ज रेशो, या दूसरे लफ्जों में 1 मैथ्स नंबर के डिफरेंस के ऊपर आपको ये छोटी सी मजीद एक और पीक नज़र आ रही होगी। ये इसको कहते हैं M1 पीक। ये होती क्या है, ये रिप्रेजेंट करती है उस सैंपल के अंदर कार्बन 13 एसोटोप। किसको रिप्रेजेंट करती है, कार्बन 13 एसोटोप। तो ये आपको समझाना था कि ये जो आपको ओवरऑल जो मास स्पेक्ट्रम हासिल हुआ है, क्या हासिल हुआ है, मास स्पेक्ट्रम, या दूसरे लफ्ज़ों में वो जो आपको स्टिक डायग्राम हासिल हुई है, वहाँ पर उसके मैथ्स नंबर के बिल्कुल राइट साइड पे, कहाँ पर, मैथ्स नंबर के बिल्कुल राइट साइड पे, जस्ट 1 मैथ्स नंबर के डिफरेंस के ऊपर। ये देखें, अगर ये x मैथ्स नंबर 10 था तो बिल्कुल 11 के डिस्टेंस के ऊपर, अगर ये x मैथ्स नंबर 20 है तो बिल्कुल 21 के डिस्टेंस के ऊपर एक छोटी सी पीक आपको नजर आएगी। ये पीक किसको रिप्रेजेंट करेगी, कार्बन 13 को। इसको हमने अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या नाम दे दिया, M1 पीक। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, कार्बन 13। अब लेट्स सपोज आप एग्जांपल हम ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसका एनालिसिस कर रहे हो मीथेन गैस को, CH4 को, तो होगा क्या, 1 आउट ऑफ 100, यानी अगर हमारे पास मीथेन के कितने मॉलिक्यूल हो, 100 मॉलिक्यूल हो, तो उसमें जो एक है ना, एक मॉलिक्यूल, उसमें जो कार्बन होगा ना, वो 12 की बजाय क्या होगा, 13, और बाकी जो 99 है उसमें क्या होगा आपके पास, कार्बन 12। तो और आपको जो स्पेक्ट्रम हासिल होगा, तो 99 का जो आपको 99 मॉलिक्यूल का जो आपको स्पेक्ट्रम हासिल होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 12 और हाइड्रोजन के मैथ्स नंबर है 4।
तो क्या होगा, मैच नंबर 16 पे हासिल होगा। ये देखें, ये मैच नंबर लेट्स सपोज आपका है 16 और ये किसको शो कर रहा है, CH4 को। किसको शो कर रहा है, CH4 को। लेकिन 99 में से 100 में से 99 है वो कार्बन 12 को रिप्रेजेंट करे, बाकी जो एक है उस एक के साथ बिल्कुल ये छोटी लाइन एक्स्ट्रा से आपको नज़र आएगी, मतलब 17 से आगे 1, तो ये हो जाएगी 16 + 1 कितनी हो जाएगी, 17। जब कार्बन 13 होगा और 4 आपके पास हैं हाइड्रोजन, 17, यानी 100 में से एक स्पेक्ट्रम आपको मीथेन गैस का ऐसा हासिल होगा जो जिसमें आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 17 उसमें, और नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 16 मैच नंबर। तो ये जो 17, ये जो एक्स्ट्रा से आपको ये जो आपको पीक हासिल हुआ, ये जो पॉइंट हासिल हुआ, इसको कहते हैं M+1 पीक। तो इसको भी नोट कर लें, फिर फर्दर हम मूव करते हैं। आपने नोट कर लिया होगा M+1 पीक क्या होती है। आगे हम ये देख लेते हैं, आया कि अगर हम एक कोई मॉलिक्यूल ले लें, मिसाल के तौर पर कोई कंपाउंड हम ले लेते हैं, इसके में हम एग्जांपल ले लेते हैं CH3OH की, मेथनॉल की, इसको क्या कहते हैं, मेथनॉल। क्या इसका भी हम तजिया कर सकते हैं या स्पेक्ट्रम हमें हासिल होगा? जी हाँ। तो ये पहले तो आप बनाएंगे इसकी स्टिक डायग्राम। स्टिक डायग्राम में ये चीज़ किसको शो कर रही है, मैच नंबर को। एक आपको मैच नंबर की वैल्यू क्या हासिल होगी, 15, दूसरी आपको हासिल होगी 29, तीसरी वैल्यू आपको हासिल होगी 31। किस तरह हासिल होगी ये अभी हमने समझना है। फोर्थ वैल्यू आपको क्या हासिल होगी, 32, ये आपको हासिल है 32, 1 2 3 4। अब इसकी ज़रा देख लें होगा क्या। इधर आप लिख लें आइंस। आइंस हमने क्यों लिखा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी आप सैंपल ले रहे हो ना, जो भी सैंपल ले रहे हो, सबसे पहले आपने उसकी क्या करनी है, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का क्या मतलब है, उस सैंपल में से आपने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को पास ऑन करवाना है। वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, केटाइन में। किस में कन्वर्ट कर देंगे, केटाइन। तो ये देखें, इधर हम लिखेंगे आइंस, इधर आप लिख लें मैच नंबर। क्या लिख लें आप, मैच नंबर, या इसको आप दूसरे लफ्ज़ों में चार्ज टू मैच रेशो, मैच टू चार्ज रेशो भी कह सकते हैं। तो वो किस तरह हासिल होगी ये देख लें। तो सबसे पहले आपके पास पहला केटाइन जो हासिल होगा वो है CH3OH+। ये देखें, इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, केटाइन। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12। हाइड्रोजन है आपके 3, 12 और 3 ये हो गए, कितने हो गए, 15, 16 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन आपके पास होते हैं 31, और आपके पास ये एक हाइड्रोजन आ गया 32। ये वाला 32 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, CH3OH+ को तो कर रहा है, इस वाले को 32 को। 31 वाले का क्या स्केच होगा वो भी आप देख लें। वो है जी CH2, आगे है जी डबल बॉन्ड OH+। इसमें देख लें एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16। इस तरह देख लें, 2 हाइड्रोजन, 12 कार्बन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1। तो इसको ज़रा ऐड करेंगे तो ओवरऑल आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 31। ये वाला ये जो 31 लिखा हुआ है ये किसको शो कर रहा है, CH2 डबल बॉन्ड OH+ को। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है 29। इसको भी हम देख लेते हैं, 29 वाला कौन सा होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड O+। इसमें आप देख लें एक हाइड्रोजन, 12 कार्बन, ये आपके पास ऑक्सीजन के क्या हो जाएगा 16। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 29। 29 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 29। ये किसको शो कर रहा है, HC ट्रिपल बॉन्ड O+ को। एट द एंड आपके पास 15 लिखा हुआ है, वेरी फेमस। ये देखें CH3 ये प्लस, 3 हाइड्रोजन, 12 कार्बन, ओवरऑल आंसर क्या आ गया है 15। तो ये जो 15 लिखा हुआ है ये किसको शो कर रहा है, CH3+ को। ये देखें, यानी अगर आप इसकी भी आप फ्रेगमेंटेशन करो, आयोनाइजेशन करो, तो आपको कितने आपको स्पेक्ट्रम हासिल होंगे 1 2 3 4। अब उनके एटॉमिक मास की बुनियाद पर हमें पता चल गया कि वो किन किन हिस्सों में डिवाइड हुआ होगा।
यानी ये जो 32 हमने लिखा है ना, ये हमने खुद फिर उसका एटॉमिक मास निकालने के बाद ऑब्जर्व किया है। 31 किसकी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 29 को, और ये वाला स्पेक्ट्रम किसको शो कर रहा है 15 CH3 को। यानी उसके जस्ट एटॉमिक मास की मदद से, किसकी मदद से, एटॉमिक मास की मदद से आपको आइडिया हो गया कि उसका फार्मूला या उसकी फ्रेगमेंटेशन किस तरह बनेगी। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है उस मॉलिक्यूल का छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाना। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब, आपने लेना उस मॉलिक्यूल का छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाना। फिर आगे हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं, बहुत ही आसान, जस्ट उनकी डायग्राम्स में थोड़ा सा फ़र्क होगा। टाइप्स इनके हैं दो टाइप्स, टाइप्स ऑफ किसकी टाइप्स, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोग्राफ भी आप लिख सकते हैं या स्पेक्ट्रोमीटर भी, या स्पेक्ट्रोग्राफ भी हम लिख लेते हैं, जो आपकी बुक में मोस्टली यूज़ होता है। टाइप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोग्राफ, कितनी टाइप्स हैं इनकी दो टाइप्स हैं मेजर। फर्स्ट वन हम इसमें क्या लेंगे, एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ। दूसरे नंबर पे आपने क्या लेना है, डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोग्राफ। इनकी जस्ट डायग्राम में थोड़ा सा फ़र्क होगा, इसके अलावा और क्या फ़र्क होगा। ये जो डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोग्राफ है ना, जो आप सैंपल ले रहे हो ना सॉलिड फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में सैंपल लेने के बावजूद भी आपको स्पेक्ट्रम देगा। और एस्टर्न मास स्पेक्ट्रोग्राफ मोस्टली किसके लिए यूज़ होता है, गैसियस सैंपल के लिए। किसके लिए यूज़ होता है, गैसियस सैंपल के लिए। लेट्स सपोज अगर आप सैंपल सॉलिड फॉर्म में ले रहे हो तो कौन सा स्पेक्ट्रोग्राफ यूज़ होगा, डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोग्राफ। अगर आप गैसियस फॉर्म में ले रहे हो, लिक्विड फॉर्म में ले रहे हो, मिसाल के तौर पर जो हमने मेथनॉल लिया था उसके लिए आप क्या लोगे, एस्टर्न मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो इसकी तरह डायग्राम्स देख लें, आपको सारा कुछ आइडिया हो जाएगा। तो एस्टर्न मास स्पेक्ट्रोग्राफ में हम देख लेते हैं, ये हमारे पास है एस्टर्न मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ये सारा फिर हम डिटेल से इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, इस तरह ये हमने स्लिट्स बना लिए हैं इसकी, इसमें से हमने सैंपल को गुजरवाना है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास इधर ये दो प्लेट्स लगी होंगी, P1 प्लस P2 माइनस। अच्छा जी, यहाँ पर ये हमने डिफ्लेक्शन शो कर दिया है। ये किसकी अभी हम डायग्राम शो कर रहे हैं, एस्टर्न मास स्पेक्ट्रोग्राफ की। अच्छा जी, ये इधर आप क्या लोगे, मैग्नेटिक फील्ड। ये हम सारा कुछ अभी डिस्कस कर लेते हैं कि होगा क्या। सबसे पहले तो इसमें हम लेंगे सैंपल, ठीक है जी। अच्छा, ये कब यूज़ किया था इसने, 1919 में। कुछ बुक्स में 1920 भी लिखा हुआ है। सबसे पहले जो हमने स्पेक्ट्रोग्राफ या स्पेक्ट्रम यूज़ किया था वो एस्टर्न का बना हुआ था। तो सबसे पहले आप क्या लोगे, सैंपल, फिर उनको इस स्लिट्स में से गुजारोगे। स्लिट्स में से क्यों गुजारोगे, ताकि वो जो सैंपल गुजर रहा है उसमें से जो रेज गुजर रही हैं, सबसे पहले तो आपने आयोनाइज तो कर लिया। आयोनाइज करने के बाद ताकि वो जो रेज उसमें से पास ऑन हो रही हैं वो स्मूथली पास ऑन हो, यानी एक ख़ास पैटर्न में, स्पेसिफिक पैटर्न में आपके पास आगे वो पास ऑन हो। ठीक है जी। अच्छा, स्पेसिफिक पैटर्न में से पास ऑफ होने के बाद आगे आपने उसके ऊपर क्या चीज़ अप्लाई करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसको कह सकते हैं, या इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेट्स। अब एक के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज। सैंपल आपके पास कौन सा है, ये भी आपके पास पॉजिटिव फॉर्म है। तो पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव जो आपके पास सैंपल, इसको क्या कर देगी, रिपेल कर देगी। बदले में वो जो सैंपल है वो थोड़ा सा कहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये देखें, वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो सैंपल है थोड़ा सा नेगेटिव की जानिब, ये नेगेटिव प्लेट की जानिब, ये देखें थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया। नेगेटिव प्लेट की जानिब क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। अब इसके बाद आप क्या अप्लाई करोगे, ये जो मैंने इन सर्कल फॉर्म में बनाया ये है मैग्नेटिक फील्ड। क्या है जी, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ही आप इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, जो इसमें होंगे लाइटर आइसोटोप वो आपके पास क्या करेंगे, ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेंगे। ये देखें आपको डिफ्लेक्शन ये नज़र आ रही है ना, ये किस चीज़ की है, लाइटर आइसोटोप की। तो इस तरह आपको आइडिया हो जाएगा कि वो जो आप सैंपल ले रहे हो ना उसमें कौन से आइसोटोप लाइटर हैं, कौन से आइसोटोप हैवी हैं। तो ये जो आपको डिफ्लेक्शन नज़र आ रही है ये किसको शो कर रही है, लाइटर आइसोटोप, और ये वाली डिफ्लेक्शन आपको किसको शो करेगी, हैवियर आइसोटोप या हैवी आइसोटोप।
ये किसको शो करेगी? हैवी आइसोटोप। तो डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोग्राफ में भी यही कुछ होगा। इसी तरह आपने स्लिट्स लेनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के नतीजे में जो लाइटर आइसोटोप हैं वो कौन सी डिफ्लेक्शन शो करेंगे? मोर डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। जो आपके पास फिर हैवियर आइसोटोप है उनकी डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एस्टन मास स्पेक्ट्रोग्राफ गैसियस सैंपल में भी अप्लाई हो सकता है, लिक्विड सैंपल पे भी, लेकिन डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोग्राफ जस्ट किसके ऊपर अप्लाई होगा? सॉलिड सैंपल के ऊपर अप्लाई होगा। ये जस्ट इसमें डिफरेंस था। इसके बाद एट द अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका प्रिंसिपल, इसको भी आप नोट कर लें, फिर हम इसके प्रिंसिपल देख लेते हैं। को भी आपने नोट कर लिया होगा। अब एट द एंड हम इसका प्रिंसिपल देख रहे हैं, जिससे हमने एक फार्मूला भी ड्राइव करना है। अच्छा जी, प्रिंसिपल इसका आप देख लें। प्रिंसिपल तो सबसे पहले आपने क्या लेना है? वही गैसियस सैंपल, उसको आपने किस में कन्वर्ट कर देना है? केटाइंस में, ठीक है जी। गैसियस सैंपल को आपने किस में कन्वर्ट कर देना है? केटाइंस में। उससे अब केटाइंस को आगे आपने किस में से पास ऑन करवाना है? प्लेटों में से, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स में से। ये प्लेट्स क्या करेंगी? वोल्टेज जनरेट करेंगी। कितना? 500 से 2000 वोल्ट्स में। ये तो क्या करेंगी? ये वोल्ट अप्लाई करेंगी। अब यही केटाइन जब प्लेटों में से गुजरेंगे तो इस वोल्ट की वजह से ये केटाइंस क्या हो जाएंगे? आपके एक्सेलरेट, क्या हो जाएंगी? एक्सेलरेट। इसी एक्सेलरेशन की वजह से उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी, जिसको आपने किससे रिप्रेजेंट किया था? सबसे स्टार्ट में हमने देखा था ईवी से, वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो ये ज़रा देख लें, ईवी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम यू स्क्वायर। अब हमने इसमें से ये वैल्यू निकालनी है यू स्क्वायर की, तो ये इस तरह हो जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2EV/m। इसका आपने क्या ले लेना है? अंडर रूट ले लेना है, ये कैंसिल। तो आपके पास u की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2EV/m। ये आपके पास आ गई है वैल्यू। अच्छा जी, अब ज़रा मज़ीद आप देख लें, ये चीज़ किसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है? वो जो केटाइंस थे, वो जो चार्ज पार्टिकल थे, ठीक है ना। अब ज़रा देखिए, यही चार्ज पार्टिकल, ये जो केटाइन जब आगे मूव करेंगे तो ये बतौर क्या एक्ट करेंगे? मैग्नेट। क्या एक्ट करेंगे? मैग्नेट। तो ये बतौर मैग्नेट एक्ट करेंगे। तो इसी वजह से जब हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे? फिर मैग्नेटिक फील्ड। क्या अप्लाई करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी वजह से उनमें क्या पैदा होगी? डिफ्लेक्शन। क्या पैदा होगी? ये सारा कुछ अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन कैसे होगी, किस तरह होगी। तो उसमें क्या पैदा होगी? डिफ्लेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट करना है HEV से, और इसकी जो स्ट्रेंथ है खाली उसको आपने किससे रिप्रेजेंट करने? H से रिप्रेजेंट करने। अब होगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड से गुजरने के बाद वही चार्ज पार्टिकल आगे क्या हो जाएगा? सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा। किस पाथ में? सर्कुलर पाथ में। और उसका आपने रेडियस क्या रखना है? R रखना है। तो जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। कौन सा? न्यूटन का सेकंड लॉ। किस तरह अप्लाई करना है वो भी आपको समझा देता हूँ। इधर अब आपने अप्लाई करना है न्यूटन सेकंड लॉ। बहुत ही आसान है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। आप देखें तो मास की हमारे पास वैल्यू क्या है? m होगी। क्या होगी जी हमारे पास वैल्यू m। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, u स्क्वायर ओवर r। क्या होगी जी वैल्यू? u स्क्वायर ओवर r। अब ये जो फोर्स है, इधर हमने किस चीज़ को लेना है? बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया है ना, वो कौन सी अप्लाई किया है? मैग्नेटिक फील्ड की अप्लाई की है। तो अब होगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट किया HEV इज इक्वल टू m u स्क्वायर ओवर r। अब u स्क्वायर की वैल्यू आपको पता थी, अभी आपने पीछे निकाली थी 2EV/m। ये सॉरी, ये खाली u की वैल्यू। अब यही u की वैल्यू अब आप किस में पुट करोगे? u स्क्वायर में। तो ओवरऑल एट द एंड आपको जो रिजल्टेंट वैल्यू ऑब्टेन्ड होगी वो क्या होगी?
2v h²r², ये वैल्यू है। ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? चार्ज टू मास रेशियो। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? चार्ज टू मास रेशियो। दूसरा, अगर आप इसको उलट कर लें, मास टू चार्ज रेशियो लिख लें, m/v, ये किस तरह हो जाएगा? h²r² इज इक्वल टू 2v, एक ही बात है। तो सबसे पहले इसका जो इस्तेमाल होता है जी, होता है कंपाउंड्स के एनालिसिस में, तो हम इसको कह सकते हैं इसका इस्तेमाल होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। कौन सी केमिस्ट्री में? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। दूसरा इसका कहाँ पर इस्तेमाल होता है? दूसरा इसका इस्तेमाल होता है डिटेक्शन ऑफ ट्रेस केमिकल्स। डिटेक्शन ऑफ, कहाँ पर? ट्रेस केमिकल्स की डिटेक्शन में, छोटे जो माइनर तादाद में जो केमिकल्स मौजूद होते हैं, कहाँ पर? फॉरेंसिक्स में। तीसरा इसका कहाँ पर इस्तेमाल होता है? फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये इसके मेन यूजेस हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो इसका मेजर यूज है, अभी हमने पढ़ा है, ये आइसोटोप्स के एटॉमिक मास को, किसको? आइसोटोप्स के एटॉमिक मास और इसके अलावा इनकी रिलेटिव अबंडेंस को शो करता है। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके अलावा आपको कोई भी इसमें जो चीज़ आप समझते हैं कि आपको समझ नहीं है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हम उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इसी मास स्पेक्ट्रोमीट्री से रिलेटेड, जिसमें हमने आइसोटोप्स के एटॉमिक मास और रिलेटिव अबंडेंस निकालनी है, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, अगर आपने वो समझने तो वो भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझा दिए थे, तो उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको भी आप देख लीजिएगा।